हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे 8वीं के मैथ का अध्याय 7 राशियों की तुलना। इस वीडियो में हम सारे उदाहरण हल करने वाले हैं। इस चैप्टर में कुल 10 उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें हम हल करेंगे। यदि आपने अभी तक 8वीं के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक मिल जाएगा, देख सकते हैं, जिसमें आपको चैप्टर वाइज सारे कॉन्सेप्ट, सूत्र और प्रत्येक प्रश्नावली के सारे सवाल हल किए गए हैं। हमारा पहला उदाहरण है, किसी विद्यालय में कक्षा 8 के लिए पिकनिक की योजना बनाई जा रही है। विद्यालय की कुल संख्या का, जितनी भी कुल संख्या का 60% लड़कियां हैं और उनकी संख्या 18 है। पिकनिक का स्थान विद्यालय से 55 किलोमीटर दूर है और परिवहन कंपनी 12 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से किराया लेती है। परिवहन कंपनी, जिस भी ये बस से जा रहे हैं या कार से जा रहे हैं, तो उसमें 12 रुपये प्रत्येक किलोमीटर का खर्चा आ रहा है। मतलब 1 किलोमीटर चलने में इनको 12 रुपये देने पड़ रहे हैं। ठीक है। और अल्पाहार जलपान का कुल खर्च 4,280 रुपये है। इन्होंने जो भी पानी पिया, खाना खाया या नाश्ता किया, उसका टोटल खर्चा आया 4,280 रुपये। कक्षा में लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात। इसमें कुल 5 सवाल दिए गए हैं जिनको हमें हल कर 3 सवाल दिए गए हैं जिनको हमें हल करना है। ठीक है। पहला है, हम मान लेते हैं कुल विद्यार्थियों की संख्या x है जिसमें 60% लड़कियां हैं। अगर कुल विद्यार्थियों की संख्या x है तो x का 60% लड़कियों की संख्या के बराबर होगा, जो कितना है 18। इसीलिए हमने x का 60% जो है वो 18 के बराबर रख दिया है। अब हमें पता है x का 60% बराबर 18। x का हटाएंगे तो गुणा का निशान आता है, 60 और प्रतिशत का निशान हटाते हैं तो 100 से भाग करते हैं, बराबर 18। यही हमने यहाँ पर किया गया है। तो x का जो मान निकल के आया है वो आया है 30, यानी कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी निकल के आ गई, 30। अब लड़कों की संख्या निकालनी है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या में से हम लड़कियों की संख्या घटा देंगे। कुल विद्यार्थियों की संख्या 30 है, इसलिए लड़कों की संख्या 30 माइनस 18 बराबर 12। हमसे पूछा गया है लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का अनुपात। तो लड़कियों की संख्या को हम लड़कों की संख्या से भाग कर देंगे। लड़कियों की संख्या 18 है, लड़कों की संख्या 12 है। अगर हम इसे 6 से काटेंगे तो ये 6 3 18, 6 दूनी 12, 3/2। इसको हम लिख सकते हैं 3:2। यही हमारा आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि 2 अध्यापक भी कक्षा के साथ पिकनिक पर जा रहे हैं तो प्रति व्यक्ति खर्च ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कुल व्यक्तियों की संख्या हमें निकालनी होगी। कितने व्यक्ति हो गए, 30 छात्र हैं, 2 अध्यापक हैं, 32। ठीक है। फिर कुल खर्च निकालना होगा। कुल खर्च कैसे निकालेंगे बच्चों, हम परिवहन का खर्च निकालेंगे। परिवहन का खर्च कितना निकालेंगे, कुल दूरी को हम क्या करेंगे, प्रति किलोमीटर से गुणा कर देंगे और उसमें हम क्या करेंगे, अल्पाहार का खर्चा जोड़ देंगे तो कुल खर्च निकल आएगा। देखो, सबसे पहले हमने यातायात खर्च निकाल दिया। यातायात खर्च निकालने के लिए दोनों तरफ की दूरी को हम दर से गुणा कर देंगे। दोनों तरफ की दूरी कैसे लगेगी, 55 किलोमीटर एक तरफ की है तो 2 से गुणा कर देंगे, दोनों तरफ की दूरी निकल आएगी, और फिर 12 से गुणा कर देंगे। तो कुल दूरी हमारी कितनी हो गई, 110, और हमने 12 से गुणा कर दिया तो कुल खर्चा निकल के आया हमारा परिवहन का 1320 रुपये। अब कुल खर्च, जिसमें हमारा अल्पाहार का खर्च है और यातायात का खर्च है। अल्पाहार का खर्च हमें दिया हुआ है 4,280 रुपये और यातायात का खर्च हमने अभी अभी निकाला है ये 1,320 रुपये, तो 5,600 रुपये। अब प्रति व्यक्ति खर्च निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5,600 को कुल व्यक्तियों की संख्या से हम भाग कर देंगे। जैसे ये सबसे पहले हमने कुल व्यक्ति निकाल लिए, 18 लड़कियां हैं, 12 लड़के हैं, 2 अध्यापक हैं, कुल व्यक्ति कितने हो गए, 32। प्रति व्यक्ति खर्च निकालने के लिए हमने क्या किया, कुल खर्च कितना था, 5,600। कुल व्यक्ति कितने हैं, 32, तो 5,600 को 32 से भाग दिया, 175 रुपये प्रति व्यक्ति का खर्च आया। ठीक है। अब अगला, यदि उनका पहला स्टॉप विद्यालय से 22 किलोमीटर दूर है। ये देखो, ये मान लिया ये स्कूल है इनका और ये पिकनिक स्पॉट है। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर आकर पहला स्टॉप ले लिया। कितना है ये, 22 किलोमीटर। टोटल दूरी कितनी है, 55 किलोमीटर। तो बची गई दूरी कितनी है, 33 किलोमीटर हो जाएगी। तो हमें पता करना है ये 22 किलोमीटर 55 का कितने प्रतिशत है और 33 किलोमीटर 55 का कितने प्रतिशत है। इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे,
22 और 55 को भिन्न में परिवर्तित करेंगे और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा। तो जो 22 है हमारा, वो ये वाली दूरी कितनी हो गई, 40%। और कुल दूरी 100% होती है, तो ये कितनी बचेगी, 60%। ठीक है, तो रुकने वाला स्थान विद्यालय से कुल कुल से दूरी, कुल तय की जाने वाली दूरी का 40% था। जहाँ पर हम रुके हैं वो कुल दूरी का 40% था। इसलिए तय की जाने वाली शेष दूरी का प्रतिशत कितना होगा, 100 में से हम 40 को घटा देंगे तो 60%। यानी कि ये 40% दूरी हमने तय कर ली है और 60% हमें बचना जाना बाकी है। क्योंकि देखने से भी हमें लग रहा है जो 22 है वो 55 से छोटा है, यानी कि 50% से कम होगा, इसलिए 40 निकल के आया। अगला सवाल है, रुपये 840 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 714 रुपये में बेची जाती है। बट्टा और बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, एक होता है MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ये अंकित मूल्य होता है कोई भी सामान हम जब खरीदने जाते हैं। तो ये 840 रुपये है। हम कभी भी कुछ भी बुक्स खरीदने जाते हैं, पेन खरीदने जाते हैं, शर्ट पैंट कुछ भी खरीदने जाते हैं, तो ये MRP दिया गया होता है। ठीक है, जैसे हमने 100 रुपये की कोई वस्तु पर MRP लिखा हुआ है, जैसे हम शर्ट खरीदने गए जिसकी कीमत 100 रुपये है और हमसे वो बोलता है कि आपको इस पर डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट मिलेगा कितना, 10%। तो हम क्या कहते हैं, जब 10% डिस्काउंट मिलेगा 100 रुपये में, तो जो हम वस्तु खरीद के लाएंगे वो कितने की मिलेगी, 90 रुपये की। तो जो डिस्काउंट है इसी को हम बोलते हैं बट्टा। ठीक है, तो बट्टे का मतलब है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जैसे 100 रुपये तो अंकित मूल्य था और वो वस्तु हमें 90 रुपये में मिल गई। अगर हम इन दोनों को घटा देंगे तो जो 10 रुपये बचेंगे ये हमें क्या मिला, डिस्काउंट, और इसी को हम बोलते हैं बट्टा। तो टोटल बट्टा हमें कितना मिला, 840 रुपये की वस्तु, उस पर MRP लिखा हुआ था और 714 रुपये में उसने हमें दे दी। तो 126 रुपये का हमें टोटल डिस्काउंट यानी कि बट्टा मिला है। ठीक है, अब हमें बट्टा प्रतिशत निकालना है। तो 126 को हम 840 से भाग करेंगे। यहाँ हमने 840 से भाग क्यों किया है, 714 से क्यों नहीं किया है, इस बात को ध्यान रखना है। क्योंकि जो हमें बट्टा मिला है वो 840 रुपये पर मिला है, जो हमें छूट मिली है वो 840 रुपये पर मिली है। इसीलिए हमने 840 रुपये को क्या बनाया है, आधार बनाया है या बेस बनाया है। ये बात हमेशा ध्यान रखने वाली है। जिस जिस राशि पर हमें छूट या डिस्काउंट या बट्टा मिलता है उसी को हम आधार मानते हैं, ना कि 714 को मानेंगे। अगर 714 को मानेंगे तो हमारा प्रश्न गलत हो जाएगा। तो कितना निकल के आया, 15%। ठीक है, अगला है, एक फ्रॉक का सूची मूल्य 220 रुपये है। सूची मूल्य भी हमारा क्या होता है, MRP, जो लिखा गया होता है। 20% बट्टे की घोषणा की जाती है। 20% क्या है, इसमें डिस्काउंट है। इस फ्रॉक पर बट्टे की राशि क्या है और इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो, अगर कोई 100 रुपये की वस्तु है, 100 रुपये की कोई वस्तु है और हमें 20% डिस्काउंट मिलता है, तो इसका मतलब है 100 रुपये में से हमें 20 घटा देंगे तो 80 रुपये हमें देने होते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। 20% बट्टे का अर्थ है कि 100 रुपये अंकित मूल्य पर 20% का 20 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। अब एक एक विधि से अगर हम निकालना चाहें, जैसे 100 रुपये पर हमें 20 रुपये की छूट मिल रही है, तो 1 रुपये पर कितने रुपए की छूट मिलती है, हम क्या करते हैं, एक एक विधि से 20 को हम क्या करते हैं, 100 से भाग कर देते हैं। तो 1 रुपये पर 20/100 की छूट मिल रही है, तो हमें निकालना है 220 पर कितनी छूट मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, 220 से इसको गुणा कर देंगे। देखो, 220, 1 रुपये पर अगर बट्टा 20/100 है तो 220 पर बट्टा कितना होगा, 200 से गुणा कर देंगे। हम इसको यहाँ पर हमने कितने से गुणा किया हुआ, 1 से, तो यहाँ कितने से कर देंगे, 220 से। तो हमारा बट्टा डिस्काउंट निकल के आया 40 रुपये। ठीक है, अब विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा सूची मूल्य है उसमें से हम क्या करते हैं, बट्टा घटा देते हैं। देखो, विक्रय मूल्य, सूची मूल्य कितना था हमारा, 220 रुपये, और 44 रुपये हमारा क्या है, बट्टा डिस्काउंट, 176 रुपये हमारा विक्रय मूल्य निकल के आया। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हमें क्या करना है, बिक्री कर ज्ञात करना है। इसको हम बोलते हैं सेल टैक्स। ठीक है, किसी दुकान पर एक जोड़ी रोलर स्केट्स पहियों पर घूमने वाला जूता का मूल्य 450 रुपये है। वसूले गए बिक्री कर की दर 5% है। बिल की देय राशि ज्ञात कीजिए। कई बार बच्चों हम कुछ सामान खरीदने जाते हैं जिसका प्राइस मान लिया 100 रुपये है और हमसे बोला जाता है कि आपको इस पर GST देना पड़ेगा अलग से 9 रुपये। तो इसका जो प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 100 रुपये ये और 9% GST,
कितना हो जाएगा 109 रुपये। तो हमसे यही पूछा गया है कि इसका प्राइस तो 450 रुपये है, लेकिन उस पर 5% का जीएसटी या सेल टैक्स लगा दिया गया है, उसके बाद प्राइस क्या होगा। ठीक है, तो 100 रुपये पर भुगतान किया गया कर 5 रुपये था। जैसे हमने यहाँ 100 रुपये पर 9 रुपये का जीएसटी लगा तो 109 हो गया। यहाँ पर 100 रुपये पर 5 रुपये का लगेगा तो उसका सेल प्राइस कितना हो जाएगा बच्चों, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 105। ठीक है, अब 450 पर भुगतान किए जाने वाला कर होगा, जेतु 100 रुपये पर था तो 5/100 गुणा 450 तो 22.5 आ गया। इसको भी हमने कैसे किया है, एक एक विधि से। 100 रुपये पर अगर हमने 5% का कर 5 रुपये का कर दिया है तो 1 रुपये पर कितना होगा, 1 रुपये पर कितना होगा 5/100 गुणा 1। बस हमने यहाँ किया क्या है, एक की जगह हमें कितने पर निकालना था 450 पर, तो हमने यहाँ 450 से गुणा कर दिए। ठीक है, अब बिल की देय राशि, अब यहाँ क्रय मूल्य और बिक्री कर को जोड़ना पड़ेगा। हम वहाँ पर क्या कर रहे थे, डिस्काउंट को बट्टे को घटा रहे थे, लेकिन ये टैक्स है जीएसटी है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो टोटल जो हमारा प्राइस निकल के आएगा वो 472.50 रुपये देने हैं हमें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी बच्चों बैट है, वैल्यू एडेड टैक्स। ये हमारा एमआरपी के या सेल प्राइस के बाद में ऐड होता है। ठीक है, घटता नहीं है। ठीक है, जैसे हम डिस्काउंट घटा रहे थे इसको घटाना नहीं। वहीदा ने एक कूलर 10% कर सहित 330 रुपये में खरीदा। बैट के जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई वस्तु है हमारी 100 रुपये की, उस पर 10 रुपये का बैट है। हमसे कहा गया है कि बैट जुड़ने के बाद इसकी कीमत 110 रुपये हो गई है। तो बैट से पहले इसकी कीमत कितनी थी, 100 रुपये। तो हमें यही निकालना है कि बैट जुड़ने के बाद 3300 रुपये है तो बैट से पहले कितना होगा। ठीक है, उसके लिए 10% बैट का अर्थ है यदि बैट रहित मूल्य मतलब बैट के बिना मूल्य 100 रुपये है तो बैट सहित मूल्य 110 रुपये है। ठीक है, अब यदि बैट सहित मूल्य 110 रुपये है तो वास्तविक मूल्य 100 रुपये होगा। देखो हमने क्या किया, 100 रुपये की कोई वस्तु थी, उस पर 10 रुपये का बैट लगा दिया, 110 रुपये हो गए। लेकिन ये तो 110 रुपये बैट के बाद है, असल में जो हमारा मूल्य था वो कितना था, 100 रुपये ही था। ठीक है, इसके लिए जब कर सहित मूल्य 3300 रुपये है तो वास्तविक मूल्य क्या होगा। ठीक है, अब हमने इसको भी एक एक विधि से किया हुआ है। कैसे, 110 रुपये का वास्तविक मूल्य 100 रुपये है तो इसी प्रकार से 1 रुपये का वास्तविक मूल्य कितना होगा, 100 रुपये बटे 110, और हमें निकालना है 3300 रुपये का तो 3300 से गुणा कर देंगे, 3000 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है। सलीमा ने एक वस्तु 784 रुपये में खरीदी जिसमें 12% का जीएसटी सम्मिलित था। जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। सलीमा ने कोई वस्तु खरीदी है, उसमें ऑलरेडी 12% का जीएसटी लगा हुआ है, तो जीएसटी से पहले वाला जो मूल्य होगा वो जाहिर सी बात है कम होगा, क्योंकि जो जीएसटी जैसे 100 रुपये की वस्तु पर अगर 12 रुपये का जीएसटी है तो 112 रुपये हो गया, और 100 रुपये क्या है जीएसटी से पहले का, तो ये कम है। इसको हल करते हैं। मान लीजिए वस्तु का प्रारंभिक मूल्य 100 रुपये है, और अगर हम उस पर 12 रुपये जीएसटी जोड़ देते हैं तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा, 112 रुपये। अब यदि 100 रुपये की वस्तु 112 रुपये की हो जाती है तो 1 रुपये की वस्तु कितने की हो जाएगी, 112/100। ठीक है, 100/1 रुपये की वस्तु कितनी हो जाएगी, 100/112, क्योंकि हमारा वास्तविक मूल्य हमेशा क्या होगा, विक्रय मूल्य से कम होगा। जबकि विक्रय मूल्य 784 रुपये था तो हमने क्या किया, 100/112 को हमने गुणा कर दिया 784 से, तो कितना निकल के आया, 700 रुपये। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 10,000 की राशि 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार ली गई है। इस राशि पर साधारण ब्याज और 2 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। देखो ब्याज का मतलब क्या है, अगर हमने 100 रुपये किसी से उधार ले लिए और हमने उसको बोला कि हम आपको 15% प्रति वर्ष ब्याज देंगे, तो इसका मतलब है हम 100 रुपये पर उसको 15 रुपये अलग से दे रहे हैं, यानी कि जो 1 साल के बाद हम जो उसे देंगे, 1 साल के बाद देंगे, वो कितने देंगे, 115 रुपये। और अगर हम 500 रुपये ले रहे हैं और हमने बोला हुआ है हम 15%
ब्याज देंगे, यानी कि 100 रुपये पर 15 रुपये देंगे, तो 500 रुपये पर कितने हो जाएंगे, 15 पंजे 75 रुपये, तो हमारा ब्याज हो गया 1 साल का। और 500 रुपये जो उसका मूलधन था वो भी देना है, तो हमें कितने देना है, 575 रुपये हमें 1 साल के बाद देना पड़ेंगे। ठीक है, अब 100 रुपये पर 1 वर्ष के लिए ब्याज 15 रुपये है, ठीक है, 15% है, तो 10,000 पर 1 वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा, उसके लिए हम ये निकाल लेंगे 15/100 गुणा 10,000, एक एक विधि से निकाला हुआ है। ठीक है, तो 2 वर्ष का ब्याज 2 से गुणा कर देंगे, 3,000 हो जाएगा। ठीक है, 2 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि मूलधन प्लस ब्याज, तो कितना, मूलधन कितना है 10,000, ब्याज कितना है 3,000, 13,000 आ गया। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, मूलधन P गुणा R गुणा T बटे 100। P क्या है हमारा, मूलधन है 10,000, प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं, R क्या है मतलब हमारी दर है, और 2 साल का टाइम, बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो ये बचा 100, और 15 दूनी 30, तो कितना आया बच्चों, ये 3,000। हम सिंपल इंटरेस्ट के सूत्र से डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, ₹12,600 का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है वार्षिक संयोजित, यानी कि जो ब्याज लग रहा है, जो चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज लगेगा वो वार्षिक लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, जैसे 100 रुपये पर हमने 10% ब्याज लिया, तो 1 साल बाद ये कितना हो गया, 110 रुपये। अब अगले साल में जो हमारा मूलधन है वो चेंज हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 110 रुपये पर अब 10% ब्याज लगेगा, तब ये कितना हो जाएगा, 121 रुपये। साधारण ब्याज में क्या था, जो हमारा ब्याज बनता था उस पर कोई भी अलग से ब्याज नहीं लगता था, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में जो हमारा ब्याज बन रहा है उस पर भी ब्याज हमें देना होगा। ठीक है, अब इसके लिए एक सूत्र होता है, A बराबर P ब्रैकेट 1 प्लस R बटे 100 की पावर n। P क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, प्रिंसिपल बोलते हैं हम इसको, प्रिंसिपल, या हम बोलेंगे इसको मूलधन। R हमारी क्या है, दर है, और n हमारा समय है, टाइम जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये 2 बातें ध्यान रखनी है। अब हमने इस सूत्र में रख दिया 12,600 1 प्लस 10/100 का स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा, जीरो से एक जीरो कट गया, और अगर हम इसको हल करेंगे 10 एकम 10 एक 11, 11/10 ये आ गया हमारा। ठीक है, अब चक्रवृद्धि ब्याज होता है हमारा A माइनस P। ये A क्या है हमारा, ये है हमारा मिश्रधन, मिश्रधन। अब मिश्रधन में से हम मूलधन घटा देंगे, मिश्रधन हमारा निकल के आया था 15,246 रुपये, इसको हल करने पर कितना निकल के आया था, 15,246 रुपये, और उसमें से हम 12,600 रुपये घटा देंगे, तो हमारा जो मिश्रधन ब्याज निकल के आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज, वो 2,646 रुपये निकल के आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1997 के अंत में किसी शहर की जनसंख्या 20,000 थी, इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हुई है, वर्ष 2000 के अंत तक उस शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। जब भी जनसंख्या की बात आती है तो हम वहाँ पर हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज से ही, चक्रवृद्धि वाला सूत्र ही लगाते हैं। जैसे 1998 के शुरू में जनसंख्या 2000 थी, अब इसमें 5% की वृद्धि हो गई, तो 1 साल के बाद कितनी जनसंख्या हो जाएगी, 5% की वृद्धि से 1,000 की वृद्धि हो जाएगी, तो 1999 में जो जनसंख्या होगी वो 21,000 हो जाएगी। वर्ष 1999 में जनसंख्या 21,000 हो गई, अब 21,000 पर 5% की वृद्धि होगी, फिर से हमने लगा दिया, 1,050 की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो वर्ष 2000 के अंत में जनसंख्या कितनी हो गई, 22,050 हो गई। ठीक है, 5% की वृद्धि से हमारा इसमें कितना आया, 1102, तो ये लगभग 1103 आ गया। ठीक है, तो वर्ष 2000 के अंत में हमारी जो टोटल जनसंख्या है वो 23,152.5, यानी कि 23,152 या 53 बोल दीजिए, इतनी हो गई। तो 1998 की शुरुआत में हमने जनसंख्या निकाल ली, 1999 के अंत में जनसंख्या निकाली, और 2000 के अंत में जनसंख्या निकाली। ठीक, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे,
हमने चक्रवृद्धि वाला फार्मूला लगाना है। शुरुआती जनसंख्या कितनी थी? 2000, 5% वार्षिक दर है 3 साल के बाद, क्योंकि हमारी 1998, 1999, 2000 3 साल की निकालनी है, तो यहाँ हमने 3 रख दिया और ये जनसंख्या हमारी निकल के आई। ठीक है, इसको हम हल करेंगे तो हमारा वही सेम आंसर आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक टीवी 21,000 रुपये में खरीदा गया, एक वर्ष पश्चात टीवी के मूल्य में 5% अवमूलन हो गया। अवमूलन का अर्थ है वस्तु के उपयोग और उम्र के कारण उसके मूल्यों में कमी होना। एक वर्ष के पश्चात टीवी का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो हमारा जो फार्मूला है ए मतलब मिश्र धन बराबर P प्लस 1 प्लस R बटे 100 की घात n, ए बराबर P। अभी तक हम क्या कर रहे थे? वृद्धि हो रही थी, हम प्लस ले रहे थे। अब हमें क्या करना है? माइनस लेना है। जहाँ पर भी अवमूलन की बात हो या घटने की बात हो तो वहाँ क्या लेना है? माइनस। जैसे हमारे पिछले वाले प्रश्न में हमसे पूछा गया था सन 2000 में जनसंख्या ज्ञात कीजिए, या हमसे यहाँ पूछा जाता, यहाँ हमें दिया जाता सन 2000 में जनसंख्या इतनी है और 1997 में जनसंख्या ज्ञात कीजिए, तब हम कौन सा सूत्र लगाते हैं? ये वाला 1 माइनस R बटे 100 की घात n। तो ये हो जाएगा हमारा P कितना है? P कितना है हमारा? 21,000 रुपये। ए बराबर 21,000 रुपये। 1 माइनस R कितना है हमारा? कितना अवमूलन हो रहा है? 5/100। और n कितना है? 1 साल। तो ये हो गया हमारा 21,000 गुणा 95/100। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 210 गुणा 95। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो आ जाएगा। 21 पंजे होता है बच्चों 105, तो हमने 21 पंजे 105, हासिल कितने लगेंगे? 10। और 21 नीमा होता है, 2 नीम 18 होता है, तो 21 नीमा कितना होगा? 189, 189, और इसमें 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 199। ये हो जाएगा 199। तो 19,950 रुपये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 7.1 हल करेंगे। और वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।